जय हिंद बच्चों। अब हम आज मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात वो सारे बिंदु जो हमारे रह गए थे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसकी संरचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र, साथ में हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का डायग्राम। अब इसमें जो बचता है इस पाठ में हमारे, वो है oogenesis। अंड जनन के बारे में हम पढ़ेंगे, अंड का चित्र हम देखेंगे, आतर्व साइकिल या मेस्टस साइकिल क्या होता है वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, गर्भावस्था क्या है, प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं, लैक्टेशन कैसे होता है और प्रसव किस प्रकार से होता है, इन सब बिंदुओं के बारे में संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं oogenesis या अंड जनन। ये युग्मक जनन का दूसरा ही भाग है। अंड जनन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विगुणित ओवरी या अंडाशय के अंदर अगुणित अंड या ओवा का बनना, यह जो प्रक्रिया है वो oogenesis या अंड जनन कहलाती है। अब ये जो प्रक्रिया है इसको भी आप यहाँ ध्यान से चित्र में देखिएगा, मैं बनाऊंगी रेखा चित्र। ये जो प्रक्रिया है ये भी 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। 3 phases आर देयर। पहला जो अवस्था है वो गुणन अवस्था है, दूसरी अवस्था वृद्धि अवस्था है और तीसरी अवस्था जो है वो परिपक्वन अवस्था है। मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। हम जो हैं वो एक एक करके समझते जाएंगे। और बच्चों यहाँ पर आप अपनी कॉपी खोल लीजिए जहाँ पर आपने शुक्र जनन की या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लिखी थी। क्यों? क्योंकि इसलिए फिर आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। परीक्षा में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर भी पूछा जाता है। और यदि आपको एक बार रेखा चित्र अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस अंतर को भी बिंदुवार लिख पाएंगे। अंड जनन, अब यहाँ पर हम जो है वो oogenesis या अंड जनन देखेंगे। साथ साथ आप मेरे चित्र बनाते जाइए। ये जो है वो है oogonia। oogonia एक द्विगुणित संरचना है, जैसा हमने वहाँ देखा था शुक्राणु जनन में। इसमें भी माइटोसिस या आपका समसूत्री विभाजन होगा और इसके पश्चात पहले 2 कोशिकाएं, फिर से इसमें माइटोसिस डिवीज़न और 2 कोशिकाओं से फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी। और ये जो कोशिकाएं हैं ये विकसित होकर बनाएंगी आपकी प्राइमरी oocyte। ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी oocyte जो है वो आकार में बड़ी होगी। ये भी एक 2x संरचना है, इसे आपने कहा प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है ये वृद्धि करेगी और ये जो होती है अवस्था आपकी, ये ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था है। ऊपर जो है आपका वो oogonia से लेके यहाँ तक बनने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेटिव फेज। हिंदी में भी चाहें तो आप लिख सकते हैं गुणन अवस्था, क्योंकि यहाँ पर एक कोशिका से 2 से 4 गुणित हो रही हैं, इसलिए ये है आपकी वृद्धि अवस्था। इसके पश्चात ये जो प्राइमरी oocyte सेल है, इस प्राइमरी oocyte सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीज़न। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो रहा है मियोसिस डिवीज़न या अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं बच्चों, यहाँ मेन डिफरेंस जो है वो शुक्राणु जनन से यहाँ होता है, एक कोशिका बड़ी बनती है, एक कोशिका काफ़ी बड़ी बनेगी और दूसरी कोशिका बहुत छोटी बनती है। ये जो छोटी कोशिका है इसे हम ध्रुवीयकाय या पोलर बॉडी कहते हैं। ये जो है वो पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी वहाँ पर आपके शुक्राणु जनन में नहीं बन रही थी। और ये जो कोशिका बनती है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte या सेकेंडरी oocyte। इसके पश्चात पुनः इसमें फिर आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 कोशिकाएं और 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इसके आगे का मैं यहाँ बना रही हूँ, आपको उसके नीचे ही बनाना है। ये जो पोलर बॉडी है ये पोलर बॉडी डिवाइड होगी
और ये 2 पोलर बॉडी और बना लेगी, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो भी डिवाइड होगा, और सेकेंडरी oocyte जो है डिवाइड होकर या विभक्त होकर एक पोलर बॉडी बनाएगा, और साथ में एक बहुत बड़ा, ये ध्यान रखिएगा कि oogonia कोशिका से आपका जो ओवा है वो काफ़ी बड़ा बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा आपका एक ओवा। तो यहाँ पर ध्यान से देखने की बात ये है कि वहाँ हमें अंतर भी आप समझते जाइए। पहला अंतर तो ये है कि ये जो प्राइमरी oocyte जो वृद्धि अवस्था होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, यहाँ पर लंबी होती है, अवधि उसकी ज़्यादा होती है oogenesis में। दूसरा, यहाँ पोलर बॉडीज़ बनती हैं, वहाँ पोलर बॉडी नहीं बन रही थी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमें एक oogonia से सिर्फ एक ओवा प्राप्त हो रहा है, जबकि वहाँ पर हमें एक स्पर्मेटोगोनिया के एंड में हमें 4 शुक्राणु, मोटाइल चल शुक्राणु मिल रहे थे। यहाँ पर ये जो ओवा है ये नॉन मोटाइल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पोलर बॉडीज़ हैं, ये जो पोलर बॉडीज़ है जिन्हें आपने ध्रुवीय इकाई कहा है, ये पोलर बॉडीज़ जो हैं वो आपकी इनको नरिश करने में, ओवा को नरिश करने में यूज़ हो जाती हैं, और आपको ओवा जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इन दोनों को अच्छे से रेखा चित्र के माध्यम से समझ जाइए, और फिर परीक्षा में यदि आपको ये प्रश्न आता है कि oogenesis को आप रेखा चित्र के द्वारा समझाइए तो आप इसके द्वारा समझा देंगे, और यदि प्रश्न पूछा जाता है दोनों में अंतर लिखिए तो वो आप अंतर भी आसानी से लिख पाएंगे। बिंदु में सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद उनमें क्या क्या अंतर हैं, किन किन अवस्थाओं में अंतर हैं वो आप लिखिएगा। ये वृद्धि अवस्था हो गई, और इसके पश्चात यहाँ से लेके आपकी ओवा बनने तक की जो अवस्था है वो अवस्था जो है वो मैचुरेशन फेज, या जिसे आपने कहा है परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन अवस्था इसको हम कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सिंगल ओवा मिल रहा है, वहाँ 4 स्पर्म्स मिल रहे थे। यदि आप दोनों चित्रों को आमने सामने रखेंगे तो आप आसानी से अंतर भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों अब आप चित्र में देखिए एक मैच्योर ओवा का नामांकित चित्र, ये भी पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में आता है कि मानव मादा युग्मक का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत सरल है, और सिर्फ इसमें 3 जो है वो नामांकन है, वो आप देख लीजिए। ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको ओवा का, जिसमें आपको जो भित्ति दिखाई दे रही है जोना पेलुसिडा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रही है कोरोना रेडिएटा सेल्स दिखाई दे रही हैं, साथ में इसमें आपको दिखाई दे रही है पेरीवेटेलाइन स्पेस, बीच की जो स्पेस है उसे हम पेरीवेटेलाइन स्पेस कहते हैं। और ये जो बाहर की जो भित्ति है जोना पेलुसिडा, इसमें ही आके आपके स्पर्म्स जो हैं वो अटैक करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात जो एक बिंदु है हमारा वो है मेस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र। ये जो चक्र है एक्चुअली ये जो आपके बंदर, कपी और मनुष्य होते हैं उनमें जनन चक्र को आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो चक्र है इसे सामान्य भाषा में माहवारी भी कहा जाता है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो गर्ल्स में 12 to 14 ईयर्स में हो जाती है, उनके प्यूबर्टी पीरियड में, और जब इनकी शुरुआत होती है जिसे हम मेनार्क कहते हैं। ये जो चक्र होता है वो 28 से 29 दिन का होता है, और इस चक्र के मध्य में ही ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, और जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है वो 14th डे पर होती है यदि चक्र 28 दिन का होता है। और यहाँ पर ये जो चक्र है ये इसमें लगातार जो 2, 3 या 5 दिन तक ये चक्र रहता है, और जिसमें कि ब्लीडिंग या रक्तस्राव जो है वो होता है। और मध्य चक्र के दौरान ही एक हार्मोन का सेक्रीशन होता है जिस हार्मोन को LH कहा जाता है, और ये LH जो है इसका स्रवण बहुत अधिकतम स्तर पर होता है, और LH जो है जिसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है। और यह चक्र जो होता है वो ओव्यूलेशन या अंडाणु जो मोचित है, अंडाणु उत्सर्ग के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अंडोत्सर्ग के लिए या ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे LH या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब इसके पश्चात हमारा जो बिंदु आता है वो है फर्टिलाइजेशन और अंतरोपण। फर्टिलाइजेशन या जिसे हमने निषेचन कहा है, निषेचन और साथ में हम इम्प्लांटेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। हमारा अगला बिंदु है निषेचन। अब युग्मक का निर्माण तो हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स बन गए, oogenesis से ओवा बन गया। अब इन दोनों का फ्यूज़न
इन दोनों का संयुग्मन जो है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि आपसे निषेचन की परिभाषा पूछी जाए तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होकर एक डिप्लॉइड, एक द्विगुणित संरचना जिसे कि जाइगोट कहते हैं, उसका बनना निषेचन कहलाता है। और ये जो निषेचन की क्रिया है वो मनुष्य में फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है उसमें निषेचन की जो है प्रक्रिया वो होती है। यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि यहाँ जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का जो अग्रभाग होता है शुक्राणु का, जिसे कि हमने एक्रोसोम कहा है, हेड का अगला भाग एक्रोसोम, ये एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम जो है ओवा की वॉल को रप्चर करते हैं और रप्चर करके उसके अंदर एंटर होते हैं। एक बार में कई स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहते हैं, परंतु सामान्यतः जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, वो एक मेल गैमेट का दूसरे फीमेल गैमेट, मतलब सिंगल एक नर युग्मक जो है वो एक ओवा के साथ ही संयुग्मित होता है। अब जो हमारा अगला बिंदु है बच्चों वो है इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। अब जाइगोट तो बन गया, अब इस जाइगोट में लगातार विभाजन होते रहते हैं। यहाँ आप देखिए 1 से 2 सेल, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं और उसके पश्चात 16 कोशिकाओं वाला एक जो संरचना है वो आपकी बन जाती है। मॉरूला बनता है पहले और मॉरूला के पश्चात बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की जो कोशिकाएं होती हैं वो ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। यहाँ देखिए चित्र में ये जो ब्लास्टुला है, अब जाके ये जो यूटेरस की जो वॉल है, यूटेरस में या जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, उसमें इसका अंतरोपण हो जाता है। और यहाँ पर जो आपकी यूटेरस की सेल्स हैं एंडोमेट्रियम, वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होने के बाद एक बेड तैयार होता है जहाँ जाकर ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है जहाँ ये रोपित हो जाता है यूटेरस के अंदर जाकर, इसे हम इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिख पाएंगे। अगला जो हमारा बिंदु है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जिसको कि आप गर्भावस्था और भ्रूणीय विकास कहते हैं। यहाँ पर जो ये गर्भावस्था जो है, ये गर्भावस्था अर्थात जो भ्रूण का जो विकास है, भ्रूण का गर्भाशय के अंदर जो पूरा विकास है, वो पूरी जो अवस्था है वो प्रेगनेंसी कहलाती है। और ये मनुष्यों में प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 9.5 या 9 मतलब 9.5 महीने, 9 से 9.5 महीने के बीच का कहा जाता है। यहाँ पर स्पेशली मुख्यतः एक लेयर जो है आपकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम कॉरियन कहते हैं। ये क्रॉनिक विलाय होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम से निकलते हैं। और यही तो जो है इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, और कनेक्शन मतलब जो आपका भ्रूण है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसका और गर्भाशय का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन एक विशिष्ट प्रकार के टिश्यूज़ के द्वारा होता है और उस टिश्यूज़ को हम प्लेसेंटा कहते हैं। आपकी परीक्षा में प्लेसेंटा के कार्य पूछे जाते हैं, तो ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह जो प्लेसेंटा है वही न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक पदार्थ हैं और ऑक्सीजन जो गैस है उसको विकसित होते हुए भ्रूण को प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है और जो CO2 है उनका रिमूवल या उनका बाहर निकलना वो भी एम्ब्रियो से प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। साथ में ये जो प्लेसेंटा है वो कई हार्मोन लाइक कुछ ह्यूमन क्रॉनिक गोनाड्रोपिंग जैसे है HCG है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है, HPL है, एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्ट्रॉन है, इनका सेक्रेशन भी प्रेगनेंसी के दौरान, इनका मेंटेनेंस जो है वो भी इस प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और साथ में ये जो प्लेसेंटा होता है उससे अम्बिकल कॉर्ड को भी ये कनेक्ट करता है, जिसे गर्भनाल कहते हैं, उसको भी कनेक्ट करने का ये काम करता है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आगे का जो विकास है पूरा मंथ वाइज विकास होता है कि प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप होता है, उसका हार्ट फॉर्म होता है, उसके पश्चात उसके लिम्स बनते हैं, लिम्स या जिनको हम अग्रपाद पश्चपाद कहते हैं। फिर 3rd मंथ में माउथ बनता है, उसके बाद उसके हेयर 5th मंथ में बनते हैं। 6 मंथ्स के पश्चात बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका विकास होता है और 9th मंथ में जो है जाके बच्चा पूरी तरह या भ्रूण जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। इसके पश्चात की जो बात आती है वो आती है पार्चुरेशन अर्थात प्रसव। तो जो प्रसव होता है 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसे हम गर्भावस्था या गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। और ये जब पूरा होने के पश्चात जब बाहर बच्चा निकलता है उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। और ये भी एक हार्मोन के द्वारा
कंप्लीट होता है, एक हार्मोन का सेक्रेशन शुरू होता है जैसे ही गर्भावस्था पूर्ण होती है, और उसे हम डिलीवरी हार्मोन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डिलीवरी हार्मोन क्या होता है। तो डिलीवरी हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी हार्मोन कहा जाता है। और ये जो हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होने लगता है गर्भावस्था पूर्ण होने पर, और फिर वो प्रसव की जो है क्रिया हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लेबर पेन्स नहीं होते हैं, प्रसव के जो पेन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ये जो हार्मोन है इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस भी किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से भी ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है, और इस प्रकार जो है उनको इंड्यूस लेबर पेन कहा जाता है, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से कराए जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों बात आती है लैक्टेशन की या दुग्ध स्त्रावण की। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड, पूरे गर्भ अवस्था के दौरान काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव से गुजरती हैं, और उसके पश्चात आफ्टर द डिलीवरी लैक्टेशन इज स्टार्टेड, लैक्टेशन या दुग्ध स्टार्ट हो जाता है, जो कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको फीड कराने के काम में आता है। इसके साथ साथ बच्चों आपने बहुत एडवर्टीजमेंट में सुना है, और बहुत आप रेडियो में भी आता है, टीवी में भी आता है कि माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, और ये जो कोलेस्ट्रम होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए, बच्चे का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ साथ में ये कई एंटीबॉडीज़ को लिए होता है जो भविष्य में उसकी बहुत सारे रोगों से रक्षा करने के काम में आता है। और अभी तो डॉक्टर्स के द्वारा भी ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ही अच्छा माना गया है कि माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके साथ बच्चों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय के अंदर, उसके पश्चात उसके आगे का जो विकास है वो विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों इम्प्लांटेशन के बाद जैसे ही जो गर्भाशय के अंदर ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, उसके पश्चात की जो अवस्था है जिसमें कि जर्माइनल लेयर्स बनती हैं या जनन स्तर बनते हैं, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। या ये जो अवस्था होती है इसमें एक एक करके जो है वो जनन स्तर बनते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो बनता है एंडोडर्म, उसके पश्चात बनता है मीजोडर्म, और जो आगे अंत में जो बनता है वो होता है एक्टोडर्म। 3 जर्माइनल लेयर्स, 3 जनन स्तर बनते हैं एक एक करके, और ये जो जनन स्तर होते हैं यही अंगों का भविष्य तय करते हैं, अर्थात कि कौन सा अंग जो है वो किस जनन स्तर के द्वारा बनेगा। सामान्यतः जो एक्टोडर्म होता है वो आपका स्किन वगैरह बनाता है, जो मीजोडर्म होते हैं उससे इंटरनल ऑर्गेन्स बनते हैं, एंडोडर्म जो है वो आपके सिस्टम्स, कई सारे सिस्टम बनाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जनन स्तर हैं उनसे किन किन अंगों का निर्माण होता है, और जनन स्तर से अंगों के निर्माण होने के बाद सारे अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र सारे बनने के पश्चात ही भ्रूण का जो विकास है वो पूरा हो जाता है। बच्चों ये चित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको अच्छा लगेगा देख के कि कैसे एक जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो गर्भाशय में किस प्रकार स्थित होता है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें सबसे ऊपर आपको प्लेसेंटल विलाय दिखाई दे रही है। जो प्लेसेंटा होता है, जो टिश्यू होता है, वो टिश्यू किस प्रकार से एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में कनेक्शन बनाता है, प्लेसेंटल विलाय है। इसके बाद आपको दिखाई दे रही है कैविटी ऑफ यूटेरस या जो आपका गर्भाशय है उसकी गुहा, और उसके बाद उसमें अंदर है डेवलपिंग एम्ब्रियो, साथ में अम्बिकल कॉर्ड, एक कॉर्ड जिसे गर्भनाल कहा जाता है। प्रसव के बाद जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद इसको काट के बांध दिया जाता है। दिस इज द कनेक्शन, ये एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच का। ये जो अम्बिकल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, योग सैक है यहाँ पर, और नीचे जो है वो आपका प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स का जो प्लग है वो दिखाई दे रहा है। ये चित्र भी यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर फीटस किस पोजीशन में होता है या कौन कौन से आपको भाग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये डायग्राम वहाँ बना सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि आज जो हमने अपने इस दूसरे भाग में, मानव जनन के दूसरे भाग में जो बिंदु हमने पढ़े हैं उन बिंदु को हम एक एक करके दोहरा लेते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु भी पता चल जाएंगे और साथ में आपको प्रश्न भी। सबसे पहले हमने देखा था कि oogenesis क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, अर्थात
जो आपकी ओवरी या अंडाशय है उससे अंड बनने की प्रक्रिया, ओवा बनने की जो प्रक्रिया थी वो अंड जनन था। इसमें पोलर बॉडीज़ बनते हैं। अंड का जो आकार होता है वो ऊगोनिया से काफ़ी बड़ा होता है, ये हमने देखा। इसके पश्चात हमने देखा कि ओवा की संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। इसके पश्चात फिर जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं, क्यों आंतरिक निषेचन कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया है वो अंदर हो रही है, शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या ओविडक्ट में होती है। उसके पश्चात हमने देखा कि 1 से 2 किस प्रकार से सेल्स जो है डिवाइड होती हैं एक के बाद एक, और फिर पहले बनता है आपका मॉरुला, मॉरुला एक बॉल के समान संरचना बनती है। उसके बाद बनता है ब्लास्टुला और इसका इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, और फिर यूटेरस में होता है गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन में जनन स्तर बनते हैं, और ये ही जनन स्तर आगे चलकर अंगों का निर्माण करते हैं। और भ्रूण का निर्माण जब पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, एक ऑन एन एवरेज 9.5 मंथ्स के बाद जो है वो प्रसव होता है। प्रसव जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे कि हमने डिलीवरी हार्मोन भी कहा था। इस प्रकार एक एक बिंदु हमने सारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न दे रही हूँ। ये प्रश्न आप एक एक करके अच्छे से पढ़िएगा और इनके उत्तर अपनी कॉपीज में लिखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो आपको बिंदुवार, आपको एक एक लाइन सारा कुछ एनसीईआरटी बुक्स या दूसरे बुक्स का पढ़ना है, क्योंकि आप सभी जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट में भी अपीयर होने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको अपीयर नहीं होना है, आपको सिलेक्ट भी होना है। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे बिंदुओं की जानकारी बहुत थॉरो हो, बहुत ही आप गहन अध्ययन करके उनको समझे चीज़ों को और अपनी कॉपी में लिखें। अब एक एक प्रश्न मैं यहाँ से बोलती जा रही हूँ, यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और आप अपनी नोटबुक में उनको लिख लीजिएगा। बच्चों, पहला जो आपका प्रश्न है वो है अंड जनन क्या है। अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। व्हाट इज oogenesis? एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। उसके पश्चात आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित के कार्य बताइए। पहला जो कार्य है वो है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। और एक और कार्य बताइए एक्रोसोम, जो आपने पहले पढ़ा था, एक्रोसोम का कार्य बताइए। इसके पश्चात आपका जो प्रश्न है वो है आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, और आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। कौन सा जो हार्मोन है वो हार्मोन का नाम आपको लिखना है यहाँ पे। उसके पश्चात प्रसव क्या है, और प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल है। ये देख लीजिएगा आप, व्हाट इज पास्चुरेशन एंड जस्ट राइट द नेम ऑफ द हार्मोन विच कंट्रोल और विच रेगुलेट द पास्चुरेशन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। मैं फिर से प्रश्न पढ़ रही हूँ, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। अब इसका आप इंग्लिश भी लिख लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस प्रश्न को किस प्रकार से समझ के करेंगे। In our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? I am repeating, in our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? ये आपको प्रश्न बहुत सोच समझ के लिखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उस हिसाब से आपको ये जो प्रश्न है वो प्रश्न आप इसको बताएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और फिर आप इसको लिखिए। थैंक यू सो वेरी मच।